प्लेस है। प्लेस वाली इंफॉर्मेशन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की क्लास में हम मेजरली पोएट्स कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पे भी मैंने स्टार्टिंग में रेनेसां पीरियड की सारी इंफॉर्मेशन दी है। ये दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट शुरू हो जाता है। अर्ली रेनेसां, अर्ली ट्यूडर पीरियड। आप देखो अब यहाँ से आप क्रोनोलॉजी और अच्छे से समझोगे। तो अर्ली ट्यूडर पीरियड आपका 1485 से 1558 तक चलेगा, जिसमें आपके हेनरी सेवेंथ, हेनरी एट, एडवर्ड जो कि हेनरी एट्थ के बेटे हैं, देन मैरी वन, ये सारे रूलर्स आ जाएंगे थोड़े 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 छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए। ओके। एलिजाबेथ का एज हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एज पीरियड 1558 से लेके 1603। उसके बाद जैकोबियन एज आ जाएगी, जिसको हम एज ऑफ डन भी बोल देते हैं, जो कि कब से चलेगी 1603 से 1625 तक। देन हमारी कैरोलाइन एज आ जाएगी, जो कि 1625 से 1649 तक चलेगी। कैरोलाइन एज को हम एज ऑफ मिल्टन भी बोल देते हैं एंड प्यूरिटन एज भी बोल देते हैं। इस टाइम पे प्यूरिटन्स की आइडियोलॉजी धीरे धीरे बड़ी होने लगेगी। ओके। एंड उसके बाद आएगा आपका इंटररेग्नम पीरियड, जिसमें कोई भी रूलर नहीं होता। इसमें ओलिवर क्रॉमवेल नाम का एक लॉर्ड प्रोटेक्टर बनेंगे। जब ये अपने जो प्रीवियस राजा होगा चार्ल्स वन, उसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। ओके। तो प्यूरिटन्स का पागलपन इस लेवल तक बढ़ जाएगा। मतलब प्यूरिटन्स का पागलपन ही नहीं होता, चार्ल्स वन भी कोई बहुत ग्रेट राजा नहीं होते। ओके। आई विल टेल यू ऑल हिस्ट्री व्हेन वी विल डिस्कस दिस पॉइंट इन द नेक्स्ट क्लास। अभी आपको इतना थोड़ा सा बस एक क्रोनोलॉजी समझनी है अबाउट दीज एजेस। ये थोड़ा सा चीजें क्लियर हुई बच्चों आपको? कुछ डाउट इस क्रोनोलॉजी में? कोई डाउट आपको? ओके परफेक्ट, सभी को समझ में आ रही है अभी तक? बढ़िया। तो रेनेसांस का मीनिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग, आर्ट्स ह्यूमनिस्टिक आइडियल्स ओरिजिनेटिंग इन द इटली 14th century, स्प्रेडिंग अक्रॉस यूरोप, रीचिंग इंग्लैंड इन द लेट 15th century। ओके। तो क्या क्या पॉइंटर्स थे इनके? मेनली ह्यूमनिज्म के ऊपर बिलीव करती है ये कि भाई इंसान को पहले रखो, पहली तवज्जो इंसान को दो, एंड रिलीजन को बाद में। पहले इंसान, रिलीजन बाद में। ठीक है। एंड प्रिंटिंग प्रेस इस टाइम पे आ गई थी, मैंने आपको बताया था। विलियम कार्क्सटन जो है जर्मनी से, विलियम ये प्रिंटिंग प्रेस आपके लेकर आ चुके हैं। अच्छा मुझे एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे। 1476 में जब प्रिंटिंग प्रेस आ गई, उस टाइम पीरियड से 1501 तक जो भी बुक्स प्रिंटेड हुई उनको क्या बोलते हैं? उसका मैंने एक प्रॉपर टर्म बताई थी आपको। देखते हैं कितने बच्चों को याद है। वेरी गुड। आप लोगों को टर्म याद है, उसकी स्पेलिंग आई नो इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। इनकैंक्यूबुला। ठीक है, इनकैंक्यूबुला, इन द क्रेडल। वेरी गुड विनीशा, आपको मीनिंग भी याद है। तो आप लोग मतलब इंफॉर्मेशन रिटेन कर पा रहे हो। देखो इतना मुश्किल नहीं है ना, आप लोगों को लग रहा था इट्स टू मच है ना, इतना सारा आप एब्जॉर्ब कैसे करोगे, कैसे याद रखोगे? लेकिन जब पॉइंटर्स अब मैं पूछूंगी तो आपको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन याद आने लग जाएगी। ओके। तो यहाँ पे बहुत ही मास लेवल पे जो है बुक्स छपने लग जाती है, तो लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ती है। लिटरेसी रेट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली किसी भी जगह पे क्या होगा, बहुत ज्यादा इन्वेंशन होंगे, डिस्कवरी होंगे, नए नए थॉट्स निकल के आएंगे। हमारे वहाँ पे अभी भी चीजें पीछे चलेंगी इंडिया में। ठीक है, यह इस रीजन की वजह से, मेनली क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, इस रीजन की वजह से इंग्लैंड थोड़ा सा और ज्यादा फ्लरिश होगा। देखो काफी सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है, इस वजह से इंग्लैंड फ्लरिश हो रहा है। उनको एलिजाबेथ जैसी रूलर मिल गई। ठीक है। और थॉट्स में थोड़े से चेंजेस आने लगे लोगों के, रिवाइवल एज आ गया, रेनेसांस आ गई, एंड प्रिंटिंग प्रेस आ गई। इन सब चीजों का जब एमलगेमेशन हुआ ना, जब ये सारी चीजें मिल गई, उसके बाद वहां पे आप डेवलपमेंट देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। ओके। एजुकेशन एंड लर्निंग, फिर साइंटिफिक स्पिरिट मैंने आपको बताया, कोपरनिकस की हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है बच्चों? पहले क्या लोग मानते थे कि अर्थ के अराउंड सारी चीजें घूमती है, लेकिन कोपरनिकस, काफी सारे और साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या बोला कि जो सन है ना उसके अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात बोल दी उन्होंने, उनके जो बिलीफ सिस्टम था वो हिल गया एकदम से। ठीक है। फिर गैलीलियो भी इस टाइम पे हुए, और भी बाकी सारे साइंटिस्ट इसी टाइम पे रेनेसांस एज में निकल के आएंगे। Okay, Galileo was burned. I was not knowing that, Aditya. I will read about this more.
सो ये वाला टॉपिक तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मुझे खुद इन चीज़ों में ना जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि एक्चुअली क्या हुआ उस टाइम पे ऐसा सब कुछ। चलो, कल्चर भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश होने लग गया। इटली में म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स, इन सबको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने लगे। ओके, आर्किटेक्चर भी बहुत ज़्यादा इनका फ्लरिश हुआ। चलो, हिस्ट्री तो मैंने देखो बता ही दी आपको, मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। हेनरी एट के टाइम पे आपकी एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी आई। हेनरी सिक्स, जो कि हेनरी एट का ओनली चाइल्ड था, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड तक इन्होंने रूल किया था, 9 ईयर्स के से लेके 15 ईयर्स तक। एंड इनके टाइम पे बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स आ गई। ओके, देन मैरी वन, जिनको ब्लडी मैरी भी बोला जाता है, क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्टेंट्स को एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर दिया था, प्रोसिक्यूट करवा दिया था उन्हें। एंड ये कैथोलिक रिस्टोरेशन लाना चाहती थी। इनके फादर ने क्या किया था, कैथोलिक से बैर ले लिया था कि तो मैं तुम्हारे एंटी हूँ, मेरा एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी चलेगा कि आई एम द सोल लीडर। बट मैरी वन उन्हें प्लीज करना चाहती थी कि नहीं नहीं, आई एम स्टिल विद यू, आई एम स्टिल विद द चर्च। तो प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट हो गई वो, इसलिए उन्हें ब्लडी मैरी भी बोला जाता है। एंड वो फिलिप टू से जो है शादी कर लेंगी, जो कि एक तरह से इंग्लैंड के फेवर में नहीं जाएगा। फिलिप टू जो है स्पेन के, वो बाद में स्पेनिश आर्माडा उनकी वजह से होगा, एलिजाबेथ से बिल्कुल नहीं बनेगी उनकी। ठीक है, एंड यूज ऑफ गन पाउडर, आर्टिलरी, यहाँ पे ये चीज भी इंट्रोड्यूस की जाएगी। अब एलिजाबेथ का टाइम पीरियड तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। कुछ कुछ पॉइंटर्स इनके देख लेते हैं। स्पेनिश आर्माडा क्या कब होगा, 1588 में। ओके, थोड़ा थोड़ा रिलीजियस कन्फ्लिक्ट इनके टाइम पे भी चलता रहेगा, प्रोटेस्टेंट इंग्लैंड वर्सेस कैथोलिक स्पेन। ओके, क्योंकि मैरी ने शादी करी फिलिप टू से, तो मैरी की क्या आइडियोलॉजी थी कि कैथोलिक्स को खुश रखो। तो यहाँ पे वो जो भी कैथोलिक्स है एंड प्रोटेस्टेंट्स है, उनके बीच अभी भी आइडियोलॉजी क्लैश चलता रहेगा। नेशनल प्रोस्पेरिटी पे फोकस किया। इनके टाइम पे थैंकफुली वॉर ऑफ द रोजेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। ओके, एंड इन्होंने शादी नहीं करी क्योंकि शी डजंट वांट, शी नेवर वांटेड कि उनकी पावर किसी के साथ शेयर हो। ठीक है, तो इन्हें वर्जिन क्वीन भी बोला जाता है। ओवरसीज एक्सपेंशन हुई इनके टाइम पीरियड पे ही। एक तरह से कॉलोनियलिज्म की भी शुरुआत हुई बच्चों। कॉलोनियलिज्म किस किस को वर्ड पता है मुझे थम्स अप दे दो, जिसको नहीं पता है वो थम्स डाउन दे दो, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ज्यादातर बच्चों को पता है, वेल एंड गुड, वेल एंड गुड, वेरी गुड। तो कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाके। जो भी ट्राइब्स थी, जैसे अमेरिकन ट्राइब हो गई, इंडियन, यहाँ पे इंडिया हो गया, है ना। हम तो बकायदा ट्राइब नहीं बोलेंगे अपने आप को, हमारे राजा वगैरह काफी अच्छा कर रहे थे उस टाइम पे, हम सोने की चिड़िया कहलाए जाते थे, लेकिन फिर भी ये लोग आए। जो भी कुछ हुआ, यू ऑल आर अवेयर अबाउट दोस थिंग्स। ऑस्ट्रेलिया भी गए, ये अफ्रीका भी पहुंचे, तो वर्ल्ड का काफी बड़े हिस्से पे इन्होंने कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी। ठीक है, अच्छा, वो मैरी क्वीन ऑफ स्कॉट्स की जो मैंने बताया था कि एलिजाबेथ की एक कजन होगी, कजन सिस्टर होगी, जो कि एलिजाबेथ को लगेगा बिकॉज शी इज अ थ्रेट टू द थ्रोन, तो वो उनको इम्प्रिजेंट करवा देगी, जेल में डलवा देगी फॉर 19 ईयर्स। एंड उसके बाद भी वो उन्हें एग्जीक्यूट करवा देगी। ठीक है, किसके दौरान? बेबिंगटन प्लॉट होता है एक 1587 में। तो यहाँ पे ट्यूडर पुअर लॉज चल रहे होते हैं, जिसमें क्या होता है, जो डिजर्विंग पुअर होंगे। डिजर्विंग पुअर कौन होते हैं? जो कि बूढ़े होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, या फिर सिक होते हैं, या फिर अपाइश लोग होते हैं, जिनको जेन्युइन हेल्प की जरूरत है, उनको तो हेल्प दी जाएगी। लेकिन जो अनडिजर्विंग पुअर है, जो कि यंग है, फिट है, हेल्दी है, कमा सकते हैं खुद से, बट जानबूझ के बेगर्स बने हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो उनको कोई भी किसी भी तरह की हेल्प प्रोवाइड नहीं की जाएगी। दिस वर These were the rules at the time of Tudor. Okay, Tudor dynasty. चलो, अभी यहाँ पे थिएटर्स भी ओपन होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सीक्वेंस बच्चों आप लोगों को याद करनी जरूरी है कि किस सीक्वेंस में कौन सा थिएटर आया। सबसे पहले द थिएटर 1576 याद कर लेना। देन कर्टेन थिएटर, रोज थिएटर, स्वैन थिएटर, ग्लोब थिएटर, फॉर्च्यून थिएटर। अभी आई नो आप लोगों के लिए ये चीज डिफिकल्ट होगी कि मैम ये रटने वाली चीज है, हम कैसे रटे इसे।
तो थोड़ी सी ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं कल रात को जब ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रही थी ना, आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे ये मैंने इनिशियल लेटर्स लिख दिए हैं, इसको याद कैसे किया जाएगा कि ये थिएटर किस सीक्वेंस में अपीयर हुए। तो इसकी एक शॉर्ट सेंटेंस बना के देखते हैं। मैंने इतना बनाया था, बाकी आप लोग हेल्प करना इसमें और क्या चीज़ इंटरेस्टिंग जोड़ सकते हैं जिससे ये लॉन्ग टर्म तक हमें याद हो जाए। द क्यूट रोजी सिंग गुड, मैंने इतना बना पाई हूँ। द क्यूट रोजी सिंग गुड। एफ से समझ नहीं आ रहा मुझे, एफ से क्या जोड़ना चाहिए बच्चों? चलो खुद अपना दिमाग लगाओ एंड एफ से कुछ ना कुछ जोड़ो जिससे कि आपको ये सीक्वेंस याद हो जाता है। क्यूट रोजी सैंग गुड फॉरएवर। ओके ओके ठीक है, हम ये कर सकते हैं। फॉर्च्यून फॉर्च्यून डाल दो। कर्टेन द कर्टेन रोज विद स्वैन इन ग्लोब इन फ्यूचर। ठीक है, देखो जो भी चीज आपको आसान लगे ना वो आप चीज ट्रिक बना लेना, क्योंकि मेरे लिए इस तरह की ट्रिक्स बहुत हेल्प करती थी। जो भी आपको हेल्प करे, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। टी से थिएटर, द थिएटर सबसे पहला। सी से कर्टेन, ठीक है, आर से रोज, एस से स्वैन, जी से ग्लोब, एफ से फॉर्च्यून। इस सीक्वेंस में ये आए हैं। अगर क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा सा बस इस ट्रिक को उस टाइम पे रिकॉल करने की कोशिश कर लेना। आप जहाँ पे भी अपने नोट्स बनाओगे ना, तो यहाँ पे ये चीज लिख लेना थोड़ी सी। ओके, आपको बाद में ये चीज याद रखने में हेल्प होगी। अब आ जाते हैं हम थोड़े इंपॉर्टेंट राइटर्स पे। इस फॉर्च्यून, सॉरी, कोई बात नहीं। चलो, सर थॉमस व्याट एंड इनके साथ एक और आ जाते हैं हमारे अर्ल ऑफ सरी, जिनको हम हेनरी होवर्ड भी बोलते हैं। ये दोनों एक तरह से साथ साथ काम अपना लिखा करते थे। एंड इन दोनों का काम रिचर्ड्स टोटल की एक बुक होगी जिसके अंदर पब्लिश होगा, जिसे हम बोलेंगे टोटल्स मिसलेनी। टोटल्स, सॉरी, टोटल्स मिसलेनी, जो कि कब आएगी? 1557 में। ये आपको एज, ये आपको टाइम याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में बकायदा पूछी गई है। इस इंफॉर्मेशन को नहीं याद नहीं भूलना है। टोटल्स मिसलेनी के अंदर क्या इंफॉर्मेशन स्टोर है? जो कि सर थॉमस व्याट एंड सर हेनरी होवर्ड ने अपने वर्क्स लिखे थे, वो इस टोटल्स मिसलेनी नाम की एक बुक पब्लिश होगी, उसके अंदर इन दोनों के वर्क्स पब्लिश होंगे। पोस्ट्यूमसली, जब ये दोनों गुजर जाते हैं, इनके टाइम जब ये जी रहे थे तब नहीं पब्लिश होते इनके वर्क्स, उनके गुजरने के बाद पब्लिश होंगे 1557 में। ये इंफॉर्मेशन याद हो जाएगी बच्चों। मुझे थम्स अप दे दो अभी तक। सब सुन रहे हो, सब समझ रहे हो? चलो बढ़िया। अभी सर थॉमस वेयर जो है ना कहीं एन बोलिन को एडमायर करते थे। कौन थी एन बोलिन? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आप लोगों को। शी वॉज द सेकेंड वाइफ ऑफ हेनरी एट एंड शी वॉज द मदर ऑफ एलिजाबेथ। ठीक है, अभी हाँ, ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया, टोटल्स मिसलेनी था। ही इंट्रोड्यूस द पेट्रार्कन सोनेट इनटू इंग्लिश लिटरेचर। बट जो ये पेट्रार्कन सोनेट है ना इंग्लिश लिटरेचर का, ये ज्यादा हम बोल सकते हैं पिक्चर में कौन लेकर आए इसे? फिलिप सिडनी। ठीक है, उनका एस्ट्रोफिल एंड स्टेला नाम का वर्क आएगा। Who was executed by Henry? Yes, and Boleyn was executed by Henry. Very good. ठीक है, तो टोटल्स मिसलेनी ये इंफॉर्मेशन याद रख लेंगे हम सर थॉमस व्याट के बारे में। बाकी इनके देखो ये वर्क है Whoso lives to hunt, ये आपका एग्जाम में पूछा गया बच्चों। जो भी पॉइंटर्स यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बोल्ड में दिया है ना, डार्क करके दिया है, डार्क कलर में करके दिया है, समझ लेना वो एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो उसको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से आपको इंफॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर करनी है। बाकी के वर्ड्स भी है। दे फ्ली फ्रॉम मी, माई ल्यूट अवेक, लक्स माई फेयर फॉल्कन। ये बाकी के 3 वर्ड्स याद ना भी रखो, फर्स्ट वर्ड तो जरूर याद रखना है आपको। ओके, एंड इस वर्ड को ही माना जाता है दैट इट वाज एन एलेगरी अबाउट एंड बोली। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आपके हेनरी होवर्ड। देखो इनका बहुत ही शॉर्ट टाइम स्पेन था, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स का, बट इसमें भी इन्होंने अपना कुछ छोटा सा लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया। मैंने आपको बताया था एक होता है ब्लैंक वर्स, एक होता है फ्री वर्स। इसके बीच में डिफरेंस बता दो बच्चों, किस किस को याद है?
क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कई बार कि मैम ये ब्लैंक वर्स क्या है, फ्री वर्स क्या है। कोई भी कोशिश करो बताने की, देखते हैं किसको याद है। फ्री वर्स हैज नो मीटर और राइम, वेरी गुड आरुषि, वेरी गुड डियर। एंड ब्लैंक वर्स मीटर, देयर इज नो राइम, परफेक्ट परफेक्ट, याद है आप लोगों को। चलो बढ़िया। तो जो ब्लैंक वर्स है ना, उसकी शुरुआत मानी जाती है हेनरी हावर्ड ने करी थी। ओके, इनका एक ये पॉइंट आपको याद रखना है, दैट ही इज नोन एज द फादर ऑफ ब्लैंक वर्स। चलो, लिटरेरी कंट्रीब्यूशन में ब्लैंक वर्स, आइम राइन, आइम्बिक, पेंटामीटर, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अडेप्टेड द इटालियन सोनेट इनटू इंग्लिश, ठीक है, जो कि आपका शेक्सपियरियन सोनेट है। वर्ड अलोंगसाइड व्याथ इन डेवलपिंग इंग्लिश सोनेट ट्रेडिशन। चलो, इनके भी कुछ वर्क्स है, बट जो ये ब्लैक में हाईलाइटेड है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। तो इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि अगर ये वर्क पूछा गया है तो हो सकता है कोई और वर्क भी पूछ लिया जाए। तो एक बार नजरों के सामने से घुमा लेना ये सारा टेक्स्ट, ठीक है, डिटेल में, कि ये मैंने अगर डॉक्यूमेंट में दिया है, मैं ऑलरेडी बहुत छांट पीट के आपको डॉक्यूमेंट में इंफॉर्मेशन देती हूँ, जिससे आपको कुछ भी ना बहुत एक्स्ट्रा एक्सट्रीम नहीं पढ़ना पड़े। सिर्फ वही चीजें पढ़ो जो पूछने के जिनके चांसेस है, ठीक है। यहाँ से आपके एक्चुअली वो वाली चीजें शुरू हो जाएंगी जो एग्जाम में बकायदा पूछी जा रही है आपसे रिसेंट टाइम्स में भी। ओके, जो आपका चौसेरियन एज, चौसर का एज गया है, उससे पीछे एंग्लो सेक्सन, एंग्लो नॉर्मन एज गया, उससे क्वेश्चंस बहुत कम आ रहे हैं आजकल। लेकिन यहाँ से एलिजाबेथन एज के बाद से जो टाइम शुरू होगा ना, यहाँ से आपसे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कहीं से भी क्वेश्चन जो आपके आए हैं ना, वो मैंने डाले हैं आपके लिए यहाँ पे, तो इन चीजों पे ध्यान देते हुए चलना। सो क्रूअल प्रिजन हाउ कुड बिटाइल, ये इनकी इम्प्रिजन के बारे में है। ओके, ये आपको इस तरह से पॉइंटर्स याद रखने हैं बच्चों। अब आ जाते हैं एडविन स्पेंसर। देखो, चौसर के बाद जो बड़ा नाम आपको लिटरेचर में देखने के लिए मिलेगा वो डायरेक्ट एडविन स्पेंसर का होगा। इनका कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी पोएट्स का जो इस टाइम पीरियड पे थे, एलिजाबेथन टाइम पीरियड पे पोएट्स थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ड्रामेटिस्ट। ड्रामेटिस्ट में तो वी हैव विलियम शेक्सपियर द ग्रेट, ठीक है। तो उनका कंपैरिजन स्पेंसर से नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये पोएट है बकायदा, एंड वो आपके ड्रामेटिस्ट में मेनली काउंट होते हैं। तो इनका लाइफ के बारे में समझ लेते हैं, इनकी लाइफ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो इनका जन्म कब हुआ? 1552 में। हमें याद रहेगा इनका जन्म हुआ 1552 में। इनके बाद जो सिडनी आएंगे, फिलिप सिडनी, वो उनका जन्म होगा 1554 में। तो हम बोल सकते हैं एडविन स्पेंसर तो सिडनी से बड़े हो गए एज में। अगर इनकी एज वाइज, बर्थ वाइज क्रोनोलॉजी आती है तो हमें पता है स्पेंसर पहले आए हैं, सिडनी बाद में आए हैं। ऐसे हमें ड्रामेटिस्ट की भी याद रखनी पड़ेगी। ये कुछ कुछ इंफॉर्मेशन है जो पूछी जा सकती है हमसे, ठीक है। तो ही स्टडीड एट पेम्ब्रोक कॉलेज एंड वर्क इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, मूव टू आयरलैंड। देखो, मैंने आपको बताया था ना, इन्हें बकायदा पेट्रोनेज मिलती है किस किस से? सर फिलिप सिडनी से, सर वॉल्टर रैली से, एंड क्वीन एलिजाबेथ से। 50 पाउंड्स उस टाइम पे मिला करते थे 1590 के अंदर। ओके, अभी भी 50 पाउंड्स बहुत ज्यादा होते हैं, उस टाइम पे और भी ज्यादा होते होंगे उसकी वैल्यू, ठीक है। इन्होंने इनकी शादी होती है एलिजाबेथ बोयल से 1594 में। एंड इस शादी के लिए इन्होंने दो वर्क्स लिखे थे, एक था एमोरेटी एंड एक था एपिथेलेमियम, ठीक है। इस यूनियन को सेलिब्रेट करने के लिए, दैट ही वाज सो मच इनटू लव विद हिज वाइफ कि वो उसे बहुत फ्रीली ओपनली एक्सप्रेस किया करते थे। ओके, तो एमोरेटी एंड एपिथेलेमियम, ये दोनों वर्क्स किसको डेडिकेटेड है? इनकी वाइफ एलिजाबेथ बोयल को। ओके, इन्होंने लेटर भी लिखा टू रेली, एक्सप्लेन द मोरल एलिगोरिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फेरी क्वीन। फेरी क्वीन इनका एक और फेमस वर्क है जो आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों, ये मैंने ब्लैक से हाईलाइट नहीं करा, बट ये एग्जाम में पूछा गया है। आई रिमेम्बर मैं जब PYQ सॉल्व करी थी तो ये प्रॉपर पॉइंट था। ओके, तो इनकी डेथ हो जाती है 1599 में, एंड आयरनिकली ही डाइड
इन पॉवर्टी, मतलब बहुत गरीबी में इनकी डेथ होती है। इतने अच्छे राइटर थे, इतने सारे लोगों से पैट्रोनेज भी मिल रही थी, बट फिर भी कुछ सिचुएशंस टर्न आउट ऐसे हुए कि इनकी गरीबी में मौत होती है। एंड इनको कहाँ दफनाया जाता है? वेस्टमिंस्टर एबी पोएट्स कॉर्नर में। इनकी लाइफ के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ अभी तक बच्चों? कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप देते चलो। ओके, अभी इनके बारे में एक और क्वेश्चन आया है पीवाईक्यू में। मैच द फॉलोइंग में कि ये आपके और फेमस राइटर्स हैं और इन्होंने किस किस ने कौन कौन से रिमार्क्स दिए हैं इनके बारे में, स्पेंसर के बारे में। तो एक बार रिमार्क्स फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं हम। बेन जॉनसन ने बोला है स्पेंसर रिड नो लैंग्वेज। देखो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट नहीं है कि एक तरह से जो लैंग्वेज है उनकी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग कमांड नहीं थी। ये बोल सकते हैं कि बेन जॉनसन ये कहना चाह रहे थे। एक तो बेन जॉनसन ने पॉजिटिव कमेंट नहीं दिया, दूसरा CS लिविस ने पॉजिटिव कमेंट नहीं दिया है। ओके, ये कह रहे थे स्पेंसर वाज नॉट वन ऑफ द ग्रेट सोनेटियर्स। इनके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं उन सब ने पॉजिटिव कमेंट दिया है इनके बारे में। चार्ल्स लेंस ने बोला है पोएट्स द पोएट्स पोएट, मतलब बाकी सारे पोएट्स भी इन्हें बहुत पसंद करते थे। जॉन मिल्टन ने बोला है आ बेटर टीचर देन स्कॉटिस और एक्विनास। अलेक्जेंडर पोप ने बोला है आ मिस्ट्रेस whose faults we see but love her with them all। वर्ड्सवर्थ ने बोला है जो कि आपसे क्वेश्चन अलग से उठ के पूछा गया है। वर्ड्सवर्थ ने ये सेंटेंस नहीं, मतलब ये सेंटेंस, ये कोटेशन किसने बोली है स्पेंसर के बारे में, इस तरह से क्वेश्चन आया आपके आपसे, ठीक है, एग्जाम में। Sweet Spencer, moving through his clouded heaven with the moon's beauty and the moon's soft pace। और एक और quotation है the embodiment of nobility, purity and sweetness। अब आप जब इन राइटर्स को समझोगे ना, इनके राइटिंग स्टाइल को समझोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा कि ये बात करने का तरीका किसका है। अलेक्जेंडर पोप किसी को भी इस तरह की बात बोल सकता है, अ मिस्ट्रेस, ठीक है, इस तरह के टर्म्स वो यूज कर सकता है। फूल जैसे वर्ड वो किसी के लिए यूज कर सकता है, दैट यू आर अ फूल, दे एक्ट लाइक अ फूल, ठीक है, इस तरह के टर्म्स अलेक्जेंडर पोप यूज कर सकता है। फिर वर्ड्सवर्थ, क्योंकि वो बहुत ही रोमांटिक एज के राइटर थे, तो वो किसी के लिए क्या बोलेंगे? क्लाउडेड हेवन, मून्स ब्यूटी, मून्स सॉफ्ट पेस। अब ये सारी चीजें ना आप राइटर को जब अंडरस्टैंड करोगे, राइटर को समझोगे, तो थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो। मान लो आपको बिल्कुल क्लूलेस हो कि ये बात किसने कही हो सकती होगी, तो आपको क्या आइडिया लगाना है कि मुझे पता है ये राइटर किस तरह के टोन में चीजें लिखता है। आप उनके टोन को पकड़ोगे ना बच्चों, तो आप राइट आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमें ये ट्रिक लगानी है। फिर आप देखो WB Yeats ने क्या बोला है, द फर्स्ट पोएट स्ट्रक विद रिमोर्स, द फर्स्ट पोएट हु गेव हिज हार्ट टू द स्टेट। अब हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें हमारे पास WB Yeats है, बेन जॉनसन है, अलेक्जेंडर पोप है, वर्ड्सवर्थ है। तो जो WB Yeats का सेंटेंस है वो बिल्कुल क्लियर मॉडर्न इंग्लिश का समझ में आ रहा है हमें। तो हम इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि अच्छा ये सेंटेंस प्रॉपर क्लियर मॉडर्न इंग्लिश का लग रहा है, तो ये हमारा WB Yeats का हो सकता है। ओके, आई होप आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन अभी फ्यूचर में कभी आए तो आप थोड़ा सा ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। यस बच्चों, कोई डाउट? इन सारे जिसने जिसके बारे में क्या कमेंट दिया, सबको क्लियर हो गया? स्पेंसर के बारे में सबके रिमार्क आपको याद होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में एक से ज्यादा बार पूछे गए। चलो अब आ जाते हैं उनके मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहला है हमारे पास द शेफर्ड्स कैलेंडर, जो कि कब लिखा गया? 1579 में। इसकी क्रोनोलॉजी आपसे एग्जाम में पूछी गई है। ओके, तो ये डेडिकेटेड था टू सर फिलिप सिडनी। एंड इसमें स्पेंसर ने पेन नेम यूज किया था इमेरिटो, जिसका मतलब होता है अनडिजर्विंग। ओके, एंड जो आपके एक्लॉग्स होते हैं ना बच्चों, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं पेस्ट्रल पोएट्री होती है। पेस्ट्रल मतलब जो लैंड एंड फार्मर्स एंड शेफर्ड्स, इन सब की सीनरी के बारे में होगा। ओके, इन सब की लाइफ के बारे में होगा। तो पेस्ट्रल पोएट्री इन द ट्रेडिशन ऑफ वर्जिस एक्लॉग्स, उस स्टाइल में लिखा गया है ये वर्क। तो 12 एक्लॉग्स होते हैं इसमें। अच्छा, स्पेंसर के बारे में ना एक और चीज बताती हूँ। ये है ना
जो डेट्स है इनसे बड़े ज़्यादा फैसिनेटेड रहते थे। जैसे 365 लाइन्स लिखनी है, क्यों? क्योंकि 365 डेज आर देयर इन वन ईयर। फिर 12 इक्लॉग्स लिखने हैं, क्यों? क्योंकि 12 मंथ्स है एक साल में। फिर 24 इन्होंने बाद में जाके 24 स्टेंजाज लिखेंगे एपिथेलियम में, आई गेस। तो 24 आवर्स होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं एक दिन को। तो इनके वर्ड्स में एक चीज हमने नोटिस की कि ये ज्यादातर जो डेट्स है ना, टाइम है, उसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं कि मैं टाइम से इस चीज को फिक्स कर दूंगा। ओके, तो एक तरह से एनालॉजी क्रिएट कर देते हैं उन दोनों चीजों के बीच में। ओके, रस्टिक डायलॉग है फॉर पेस्टरल ऑथेंटिसिटी, कंबाइंस मॉरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एलिगोरी। ओके, कॉलिन क्लाउड को ये इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक शेफर्ड पोएट है। ओके, अपीयरिंग इन लेटर स्पेंसर्स वर्क। थीम्स क्या है इसमें? अनरिक्यूटेड लव है फॉर रोजालिंड, एक कैरेक्टर है इसके अंदर। रिलीजियस टेंशन है। अच्छा, मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ा दी ना, अब आपको इनके सारे जो राइटर्स ने क्या चीजें लिखी है वो आपको समझ में आने लग जाएंगी। प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक्स के बीच में जो टेंशन चल रही थी वो इनके वर्क के अंदर इन्होंने बकायदा दिखाई है। ओके, तो ये एलिगोरी है इसके अंदर, प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक। प्रेज ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन एज एलिजा। ओके, उनका नाम यूज किया है। चलो, अभी मैंने आपको बताया 12 इकोलॉग्स है, एंड वो सारे के सारे मंथ्स के नाम के ऊपर दिए हैं। ओके, यू कैन सी जनवरी टिल दिसंबर, एंड इन सारे इकोलॉग्स के अंदर क्या स्टोरी चल रही है, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू एट योर ओन पेस। ठीक है, इसे खुद से शांति से एक बार क्लास खत्म होने के बाद जैसे आपको फ्री टाइम मिले, ये सारे के सारे आपको पढ़ने हैं। ओके, सारी चीजें, ये पॉइंट्स आप लोग डिटेल में खुद से पढ़ लेना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ऐसा अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आप जहां बाकी सारी चीजों पे एक्स्ट्रा टाइम देने के लिए रेडी हो तो एक बार इससे भी गो थ्रू कर लेना। अगर इन केस पूछा गया तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ओके, चलो अभी हम बढ़ते हैं फेरी क्वीन की तरफ, जिससे काफी सारे क्वेश्चंस आए आपके आपके एग्जाम में। इससे काफी सारे क्वेश्चंस आए, एंड किस तरह के क्वेश्चंस आए आई विल आल्सो टेल यू दैट। जो इसके कैरेक्टर्स है ना, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 2-3 बार देखे गए हैं। 2015, 16, 17 के अराउंड बैक टू बैक फेरी क्वीन से क्वेश्चंस आते थे। ओके, तो हमें ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। अगर इनकेस वो दोबारा से वो वाला टाइम वापस ले आए तो हम उस चीज के लिए रेडी रहने चाहिए हमें। ठीक है बच्चों, तो ये बुक कब आई है आपकी? 2 पार्ट्स में ये बुक आएगी, 1590 एंड 1596 में। पार्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि इसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स होंगे, इसके टोटल बुक्स इसके अंदर होंगी 6। ओके, प्लान की गई थी 12 बुक्स, 12 बुक्स प्लान की गई थी, लेकिन कितनी पब्लिश हो पाई? टोटल 6 बुक्स। 3 बुक्स 1590 में आई, एंड बाकी की 3 बुक्स 1596 में आई। ओके, 6 बुक्स इनकी कंप्लीट हो गई, एंड उसके बाद 7th बुक पे भी इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था, बट वो फिनिश नहीं कर पाए बिकॉज ही डाइड। ओके, उस बुक को फिनिश करने से पहले। तो देर इज अनदर बुक द कैंटोज ऑफ म्यूटेबिलिटी, जो कि फेरी क्वीन के अंदर ही पब्लिश होता है पोस्ट ह्यूमसली 1609 के अंदर। ये नाम आप याद कर लेना, थोड़ी यूनिक इंफॉर्मेशन है, पूछी जा सकती है। ओके, तो मैंने स्पेंसेरियन स्टेंजा आप लोगों को ऑलरेडी समझाया हुआ है। ग्लोरियाना एक कैरेक्टर है जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी सिंबलाइज करता है एलिजाबेथ वन को। फेरी क्वीन होती है ग्लोरियाना, इस फेरी क्वीन, जो ये नाम है ना फेरी क्वीन, इसके अंदर मेन कैरेक्टर कौन हो गया? ग्लोरियाना। ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एलिजाबेथ वन को। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया। मैम, क्वीन इज स्पेलिंग शोज दिस टाइम लैंग्वेज। हाँ, वेरी गुड। इसी तरह से हमें कैच करना है कि देखो इस टाइम पे ये अभी पूरी तरीके से लेट मॉडर्न इंग्लिश टाइम नहीं आया है, ये अर्ली मॉडर्न इंग्लिश चल रहा है। तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इस टाइम की जो स्पेलिंग होगी वो हमारी वाली स्पेलिंग से भी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होगी। हमारी फेरी की स्पेलिंग भी अलग होती है, इनकी फेरी की स्पेलिंग अलग है, क्वीन की स्पेलिंग अलग है। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा कैच करना सीखो बच्चों, जिससे आपको अगर कोटेशंस उसमें आएंगी ना क्रोनोलॉजी में, तो आप उसे क्लियर कर पाओगे, आप उससे डरोगे नहीं, घबराओगे नहीं। सबसे पहला तो हिंट आपको यही लेना है कि वो टेक्स्ट लिखा कैसे है, मैं उस पर एक बार ध्यान दे दूँ।
ठीक है, तो आपको इजी लगेगी वो चीज। ओके, अच्छा ये पॉइंट भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है, द कैसल ऑफ इनोसेंस, ये किसने लिखा है? जेम्स थॉमसन ने। ये याद रखना बच्चों, एग्जाम में ये पॉइंट सेपरेटली भी पूछा गया है एंड फेरी क्वीन से एसोसिएट करके भी पूछा गया है। फेरी क्वीन से कैसे एसोसिएटेड है? क्योंकि इसका जो स्टाइल है बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है दोनों, मतलब कैसल ऑफ इंडोलेंस जो जेम्स थॉमसन ने लिखा है वो स्पेंसर की द फेरी क्वीन के स्टाइल से मिलता जुलता लिखा है। अभी इंडोलेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लेजीनेस, एपेथी। ओके, तो जो इन सारे चीज कैरेक्टर्स को होल्ड करते हैं वो लोग इस कैसल के अंदर रहते हैं, जिन्हें कौन बचाते हैं? हीरोइक फिगर, जैसे कि द नाइट ऑफ आर्ट्स एंड इंडस्ट्री। ये इतना सा पॉइंट आपको इंफॉर्मेशन काफी है एग्जाम में, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो उसको हैंडल करने के लिए। ओके, अभी इसमें आप डिटेल में सर्च करके क्वेश्चन के बारे में और पढ़ने जाओगे, टाइम लगाओगे, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू मी। क्यों? क्योंकि आपको एक एक्यूरेट पॉइंट यहाँ पे मिल चुका है जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल रेलेवेंट है। ठीक है, चलो फिर एक ये पॉइंट याद रखना, बुक 1 कैंटो 12 के अंदर स्पेंसर क्या करते हैं, जो रीडर्स होते हैं ना उनके ऊपर एक मेटाफर क्रिएट करते हैं कि जितने भी सारे रीडर्स हैं वो एक शिप के अंदर भरे हुए हैं। ठीक है, तो दैट ऑफ अ शिप फिल्ड विद जॉली मैरिनर्स, तो जॉली मैरिनर्स कौन हो गए? रीडर्स हो गए जो इस वर्क को पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये लाइन देखो किसके अंदर आई है? बुक 1 कैंटो 12, एंड हु हैज यूज्ड दिस लाइन? एडमिन स्पेंसर। इन विच बुक? फेरी क्वीन। इस तरह से आपको क्वेश्चंस अपने दिमाग में क्रिएट करके चीजें याद रखनी है। चलो ये मैंने बता ही दिया, एलिगोरिकल वर्क है। रियल लाइफ में जो इवेंट्स चल रहे हैं, जो कैरेक्टर्स है उनको रिप्रेजेंट करते हुए कैरेक्टर्स बनाए गए हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ब्रिटोमार्ट, एलिजाबेथ वन, आर्टिगेल, आर्थर ग्रे दी विल्टन, देन कैलिडोर, फिलिप सिडनी भी है, ओके, एंड एसेक्स भी है। अब आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि कैलिडोर जो रियल लाइफ कैरेक्टर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कैलिडोर। ठीक है, तो फिलिप सिडनी भी होना चाहिए क्योंकि फिलिप सिडनी वाज आल्सो अ नाइट, एंड एसेक्स भी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रीडिंग। उनका आंसर था एसेक्स, बट लेटर ऑन मेनी स्टूडेंट्स क्लेम दैट इट वाज फिलिप सिडनी। ओके, तो बच्चों आप इससे ये चीज समझ सकते हो कि फेरी क्वीन कितना इंपॉर्टेंट वर्क है एंड इससे क्वेश्चंस किस तरीके से बन रहे हैं आपके, और कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हम इस वर्क को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे। जैसे हम चौसर का कैंटरबरी टेल्स हल्के में नहीं ले सकते, बट हमें ये पता है उससे कि क्या चीज आ सकती है क्या चीज नहीं आ सकती, सेम ऐसे हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाई है, अपनी एनालिसिस की है कि इससे भी क्या चीज आ सकती है और क्या चीज नहीं आ सकती। ठीक है, तो अब ये 6 बुक्स में 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर की जो उसको रिप्रेजेंट करेगी। फॉर एग्जाम्पल होलीनेस, रेड क्रॉस नाइट। ठीक है, तो फर्स्ट बुक में मेन कैरेक्टर आपका रेड क्रॉस नाइट हो जाएगा, जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा? होलीनेस को। होलीनेस क्या है? आपकी क्वालिटी है। तो 6 बुक्स में 6 डिफरेंट क्वालिटीज होंगी जो सिर्फ 6 डिफरेंट कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ओके, तो सेकेंड बुक में टेम्परेंस हो जाएगा सर गुवेन, एंड थर्ड बुक में चेस्टिटी, ब्रिटोमार्ट। ब्रिटोमार्ट और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिजाबेथ वन को। फ्रेंडशिप आपकी ट्राइमेंट एंड कैंपबेल। देन फिफ्थ बुक में जस्टिस, आर्टिगल, एंड सिक्स्थ बुक में आपका कर्टिसी आ जाएगा, सर कैलिडोर इसमें मेन कैरेक्टर है। ओके, चलो अभी देखो मैंने हर बुक का ना प्लॉट भी दिया है आपको, उस मेन कैरेक्टर का क्या क्वेस्ट है, उसे कुछ काम है, ठीक है, कुछ उसको टास्क दिया गया है जो उसको करना है उस बुक में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट बुक में जो हमारा रेड क्रॉस नाइट है उसको रेस्क्यू करना है लेडी इमनास पेरेंट्स को फ्रॉम अ ड्रैगन। ओके, तो इस तरह से आपको इनके क्वेस्ट याद रखने हैं एंड थोड़ा सा प्लॉट याद रखना है। बाकी हाँ, इसमें आपको और भी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कैरेक्टर डुएसा है जो कि नेगेटिव कैरेक्टर है आपका। ओके, ऊना एक कैरेक्टर है और गोगलियो एक कैरेक्टर है। अब आपका एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है और गोगलियो दे दिया, डुएसा दे दी, ऊना दे दी, रेड नाइट दे दिया, ये 4 कैरेक्टर दे दिए एंड ये किस क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपको साइड में मैच द फॉलोइंग में वो क्वालिटीज के नाम दे दिए। अब ये इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? जब आप ये प्लॉट पढ़ोगे। ओके,
तो इस तरीके से हमें फेरी क्वीन को पढ़ना है कि जो भी कैरेक्टर्स है वो किस क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन हमें 4 से 5 बार अगर देखने को मिला है, देर आर हाई चांसेस कि फ्यूचर में भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो फेरी क्वीन को तो हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेने वाले। ओके, चलो देखो काफी सारी बुक्स है इसमें, बुक 3, बुक 2, बुक 3, 4, 5 एंड 6। डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट क्वेस्ट इन एवरी बुक। ठीक है, हर बुक में अलग एलिगरी है, अलग प्लॉट है, अलग कैरेक्टर्स है, बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एक बार रीडिंग आप दोगे इसे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी तक कोई डाउट बच्चों? ये वाला पार्ट आप खुद पढ़ लोगे सारे के सारे, क्योंकि ये आपका सेल्फ स्टडी वाला पोर्शन ही है। ये जब आप खुद से पढ़ोगे ना सारा, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। कैरेक्टर्स के नाम आप याद रख लेना, किस बुक में कौन सा कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बस सिंपल, आपका फेरी क्वीन प्रिपेयर्ड। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कुछ रिसर्च करने की कुछ जरूरत नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन यहीं आपको मिल जाएगी। चलो, अब इनके कुछ और माइनर वर्क्स भी देख लेते हैं। फेरी क्वीन एंड द शेफर्ड्स कैलेंडर वर हिज फेमस वर्क्स, ठीक है, जो कि इंस्टेंटली हिट हुए थे उस टाइम पे। एलिजाबेथ ने भी बहुत ज्यादा लाइक किया था इन वर्क्स को। उनके अलावा इनके वर्क्स थे कंप्लेंट्स, विच इज अ कलेक्शन ऑफ 9 पोम्स। एंड इसके अंदर कौन कौन सी पोम्स है? द र्यूम्स ऑफ टाइम, द टीयर्स ऑफ द म्यूजेस, मदर हर्बर्ट्स टेल, द विजन्स ऑफ पेट्रॉल। ये थोड़ा सा नजर घुमा देना, इसमें कौन कौन से वर्ड्स है आपको याद हो जाएंगे। डफनेडा, इट इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ लेडी डुगलस हॉवर्ड। ओके, कॉलिन क्लाउड से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कॉलिन क्लाउड है कौन रियल में। तो कॉलिन क्लाउड आपके खुद एडमिन स्पेंसर होते हैं। ये डेडिकेटेड है सर वॉल्टर रैली को, ठीक है, क्योंकि सर वॉल्टर रैली वाज हिज पैट्रोनेज, रिमेंबर। तो एंड इसमें जो स्पेंसर है वो अपनी विजिट के बारे में बताते हैं। और 1591 में वो लंदन में विजिट करते हैं, वहाँ पे क्या इवेंट्स होते हैं, तो थोड़ा सा ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स है इसके अंदर। कॉलिन क्लाउड कम होम अगेन, ये नाम याद रखना, किससे बिलोंग करता है ये? आपका स्पेंसर से बिलोंग करता है। देन एस्ट्रोफिल इज हिज अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट वर्क, जो कि किसके ऊपर लिखा गया है? हमारे फिलिप सिडनी के ऊपर लिखा गया है आफ्टर ही डाइड। ओके, उनकी कैसे डेथ होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इट इज अ पेस्टोरल एलेजी ऑन द डेथ ऑफ फिलिप सिडनी। ओके, एमोरिटी एंड एपिथेलियम, मैंने आपको बताया ये दोनों वर्क्स किसको डेडिकेटेड है? इनकी वाइफ एलिजाबेथ बोयल को डेडिकेटेड है। एपिथेलेमियम, प्रोथेलेमियम, ये सारे वर्क्स काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी रिकमेंडेड है, तो इनसे क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा है। ओके, तो ये याद रखना, सीक्वेंस याद रखना, क्या चीज़ इसके अंदर हो रही है। अच्छा, एपिथेलेमियम इज योर मैरिज सॉन्ग, ठीक है, तो उनकी शादी होने वाली है एलिजाबेथ बोयल से। ये देखो वर्क आया 1594 में है, लिखा गया था उनकी शादी के टाइम, जो कि 1594 में हुई थी। एंड एज आई टोल्ड यू, ही वॉज वेरी एक्सप्रेसिव अबाउट हिज लव, है ना, कि वो बहुत खुश फील करते थे कि मैं एलिजाबेथ से शादी कर रहा हूँ, शी इज सो ब्यूटीफुल, शी इज सो नाइस, है ना, ऐसे। तो वो बहुत हैप्पीली इस एपिथेलियम को लिखते हैं। तो कितने स्टैंजास होते हैं इसमें? 24 स्टैंजास होते हैं, विच लिंक्ड टू 24 आवर्स ऑफ द डे। ठीक है, तो इन पॉइंटर्स को बच्चों थोड़ा थोड़ा याद रखना। एमोरिटी के अंदर 89 स्टैंजास होते हैं। इटालियन वर्ड है ये, जिसका मतलब है लिटिल लव पोम्स या लिटिल क्यूपिड्स। यहाँ तक सबको क्लियर? सारी पिक्चर जो भी अभी तक बताया है समझ आ रहा है ना सबको? चलो बढ़िया। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रोथैलेमियम। प्रोथैलेमियम में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है बच्चों, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। ये मैंने आपको पहले भी बताई थी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये टी.एस. इलियट ने यूज की है अपने वर्क द वेस्ट लैंड के अंदर, एंड इट इज एन एल्यूजन। अच्छा, दो टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं। एल्यूजन क्या होता है एंड रिफ्रेन क्या होता है? मुझे फटाफट से चैट के अंदर बता दो। एल्यूजन एंड रिफ्रेन, हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना? कोशिश करो अपने हिसाब से डिस्क्राइब करने की, देखो कि आपको याद है या नहीं। इनडायरेक्ट रेफरेंस, वेरी गुड आरुषि।
रिप्रेजेंटेशन, क्वालिटी डिस्क्रिप्शन। विनिशा, क्वालिटी डिस्क्रिप्शन आप किसके लिए बोल रहे हो? क्योंकि क्वालिटी डिस्क्रिप्शन किसी का भी आंसर नहीं है। क्वालिटी डिस्क्रिप्शन ना ही आपका रिफ्रेन है, ना ही एल्यूजन है, वो एपिथेट है। क्वालिटी डिस्क्रिप्शन आपका एपिथेट है। ओके, रेफरेंस इज द राइट आंसर। इनडायरेक्ट रेफरेंस हम जब किसी इवेंट को देते हैं, किसी टेक्सचुअल वर्क को देते हैं, किसी हिस्टोरिकल पर्सन को देते हैं, तो हमारा वो एल्यूजन हो जाता है। ठीक है, आप आज आप अगर कोई वर्क लिखना शुरू करो, उसके अंदर आप किसी प्रीवियस एक्टिविटी, इवेंट, यूनिफॉर्म इंटरवल्स इन अ स्टेंजा, इंटरवल्स नहीं बोलेंगे, रिपीटिशन ऑफ स्टेंजा बोलेंगे। ओके, हर थोड़ी लाइन के बाद जब एक लाइन सेम रिपीट होती है उसे हम रिफ्रेन बोलते हैं। जैसे कि इसमें स्वीट थिंग्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माय सॉन्ग, ये हर कुछ लाइन के बाद रिपीट होती है। ओके, सो इट इज अ रिपीटिशन ऑफ द सेम लाइन आफ्टर some lines, okay, after a fixed interval of lines. एल्यूशन आपको समझ में आ गया कि इट इज एन इनडायरेक्ट रेफरेंस ऑफ एनी पर्सन, इवेंट, रिलीजियस एक्टिविटी, कुछ भी एक्टिविटी, रिलीजियस टेक्स्ट, एनी टेक्स्ट। ओके, किसी भी चीज का इनडायरेक्ट रेफरेंस आपके अभी के टेक्स्ट में अगर मिलता है तो उसे हम एल्यूशन बोलते हैं। चलो, ये जो प्रोथैलेमियम है ना, ये एक अगेन बेट्रोथल क्या होता है बच्चों? जो एंगेजमेंट सॉन्ग होता है। किसकी एंगेजमेंट हुई है यहाँ पे? एलिजाबेथ सोमरसेट एंड कैथरीन सोमरसेट, who were the daughters of Earl of Worcester। ठीक है, इन ये दोनों डॉटर्स होती है किसकी? अर्ल ऑफ वर्सेस्टर। तो इनकी एंगेजमेंट, इनकी शादी के इवेंट के टाइम पे इन्होंने प्रोथैलेमियम लिखी है। ओके, इनकी अपनी शादी पे इन्होंने कौन सी वर्क लिखा? एपिथैलेमियम। इन दो सिस्टर्स की शादी के टाइम पे इन्होंने प्रोथैलेमियम लिखा, तो ये बाद में आएगा। क्रोनोलॉजी याद रखना, सबसे पहले शेफर्स कैलेंडर, फिर फेरी क्वीन, फिर कंप्लेंट्स, फिर आपका कॉलिन क्लाउड, फिर आपका एमोरिटी, फिर एपिथेलेमियम, फिर प्रोथैलेमियम। ऐसे अपने आप को चैलेंज करा करो, मुझे कितना याद है, एक बार मैं रिवाइज करके देखता हूँ या देखती हूँ। ठीक है, तो उससे आपको रिवाइज करते करते चीजें याद होने लगेंगी। ओके, चलो, ये तो इनके थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स आ जाते हैं। अब फोर हाइम्स इनका एक वर्क है जिसके अंदर ये ना 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मेनली 2 एंड 2 के पार्ट्स में। जैसे कि 2 अर्ली हाइम्स इन्होंने लिखी, 2 लव एंड 2 ब्यूटी, एंड लेटर हिम्स लिखी, 2 हेवनली लव एंड 2 हेवनली ब्यूटी। ओके, जो अर्थ से डिवाइन का जो लव है उसको जोड़ती है। इसके बारे में सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। देन अगेन अनदर हिज प्रोज वर्क। ठीक है, ये एक पोम नहीं है, प्रोज वर्क है, एक तरह का ऐसे है। अ व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड, ये लिखा है इन्होंने, जिसके अंदर प्रोज डायलॉग है बिटवीन एक्स यूडोसक्स एंड आइरेनियस। ओके, ये इन्होंने लिखा था 1596 में, बट पब्लिश हुआ है 1633 के अंदर। तो यहाँ पे हमारे एडमंड स्पेंसर पे सारा इंफॉर्मेशन खत्म होती है। सबको समझ में आ गया सब कुछ? इससे ज्यादा, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना। दिस इज मोर देन इनफ, लिटरली। ठीक है, अभी तक सबको क्लियर है? वेल एंड गुड। चलो, अब हम पढ़ते हैं फिलिप सिडनी के बारे में। इनका जन्म कब हुआ? 1552। 1 मिनट ब्रेक मैम, सबको ब्रेक चाहिए 1 मिनट का? मुझे भी चाहिए, क्योंकि मैं फटाफट से एक ब्रेक लेकर आती हूँ, आप लोग भी वापस आना विद इन 1 मिनट। ओके, ज्यादा देर का ब्रेक नहीं करेंगे।
चलो बच्चों, आई एम बैक। जल्दी से वापस आ जाओ सारे। मुझे थम्स अप दे दो जो जो वापस आ गया। चलो सभी आ गए, परफेक्ट। बहुत छोटा सा पोर्शन बचा है हमारा फिलिप सिडनी का। एंड यस, देखो बहुत छोटा सा पोर्शन है, जल्दी खत्म कर लेंगे, 10-15 मिनट की बात और है। चलो देखो, फिलिप सिडनी हमारे फर्स्ट मेजर क्रिटिक भी हम इनको बोल सकते हैं, जो कि मॉडर्न टाइम पे शुरू हो जाते हैं। इनसे पहले क्लासिकल हमारे क्रिटिक्स थे, जिन्होंने क्रिटिसिज्म हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट इसका यूनिट है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन जब भी हमारे कुछ क्रिटिक्स हमारे ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर आएंगे ना, हम उनको पढ़ते हुए चलेंगे, ताकि हमारी इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा ना हो कि हमें लास्ट मोमेंट पे लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ने के लिए अलग से बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़े। तो हम इनके बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन गेन करते रहेंगे, एंड बाद में सिर्फ रिवीजन का काम हमारा बच जाएगा। ओके, तो देखो, फिलिप सिडनी, he was elected member of parliament for Shrewsbury, and as I told you, he was also a knight। ठीक है, ये एक सिपाही भी थे, एक तरह से सोल्जर भी थे। withdrew from क्वीन एलिजाबेथ कोर्ट, थोड़ा सा इनका पॉलिटिकल इशू भी चलता था। married Frances Walsingham, daughter of Sir Francis Walsingham। ओके, एंड ही डाइड एट द बैटल ऑफ जुल्फिन। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि इनकी लाइफ के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बैटल ऑफ जुल्फिन में किसकी डेथ हुई थी? फिलिप सिडनी की, जो कि नीदरलैंड्स के पास है, ड्यूरिंग द एंग्लो स्पेनिश वॉर। एंग्लो स्पेनिश वॉर कौन सा? हमारा स्पेनिश अर्माडा। ओके, फेमस एक्ट ऑफ शिवलरी, gave water to a wounded soldier, saying, "Thy necessity is yet greater than mine." तो इन्होंने कहा कि आपकी जरूरत मुझसे बड़ी है। तो जो एनिमी सोल्जर था उनको इन्होंने पानी दिया, एंड ही वाज सेलिब्रेटेड आफ्टर दिस एक्ट। ठीक है, तो फिलिप सिडनी पर्सनल लाइफ में भी ही वाज अ ग्रेट मैन। ओके, इनके वर्क्स देख लेते हैं। द लेडी ऑफ मे इनका वर्क है, विच इज अ शॉर्ट पेस्टरल एंटरटेनमेंट रिटन फॉर क्वीन एलिजाबेथ वन। एंड ये एक मास्क लाइक ड्रामा है। ओके, पोम नहीं है। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला इज इज अगेन इम्पॉर्टेंट वर्क, विच वॉज written in 1591 and published in 1598। हम इसको 1591 ही लेके चलेंगे। ठीक है, हम इसकी एज जो है 1591 लेके चलेंगे। ये इंस्पायर्ड बाय द इटालियन पेट्रार्कल मॉडल, एंड इट इज नोन एज द फर्स्ट मेजर इंग्लिश सोनेट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि फेमस कौन करेगा ये पेट्रार्कल सोनेट को ज्यादा, इंग्लिश सोनेट को, सॉरी, आपके फिलिप सिडनी फेमस करेंगे। ओके, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के अंदर पहले आपके सर हार्वर्ड, हेनरी हार्वर्ड, ऑल ऑफ सरे ये ले आएंगे, लेकिन बाद में फेमस कौन करने वाला होगा? आपके फिलिप सिडनी। एंड इसके अंदर कितने सोनेट्स एंड सॉन्ग्स है? देखो, 108 सॉनेट्स है, 11 सॉन्ग्स है। आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि एमोरिटी के अंदर कितने सॉनेट्स हैं एंड कितने सॉन्ग्स है। तो इसमें जो ये एस्ट्रोफिल है, ये खुद को रिप्रेजेंट करते हैं सिडनी एज हिमसेल्फ, जो कि एस्ट्रोफिल का मतलब क्या है? स्टार लवर। ओके, एंड स्टेला क्या है? स्टेलर जो वर्ड है हमारा, उसका मतलब ही होता है स्टार। ये स्टार कौन है? ये माना जाता है पेनेलोप डेवरियोक्स। तो ये पेनेलोप जो है, इनसे शादी होने वाली थी फिलिप सिडनी की, बट कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है, इसके बाद इनकी शादी हो जाती है। आई थिंक एड्रिन रिच वॉज द नेम ऑफ हर हस्बैंड। ओके, रिच वॉज द सरनेम, जिसके बाद ये शी ऑल्सो यूज टू नोन एज लेडी रिच। ठीक है, तो शादी नहीं हो पाती पेनेलोप से हमारे फिलिप सिडनी की। एंड उस इवेंट के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र होता है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के अंदर। तो यहाँ पे मैंने सारे सोनेट्स दे दिए हैं आपको, आप इन सारे सोनेट्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। देखो, कम स्लीप ओ स्लीप द सर्टेन नॉट ऑफ पीस, ये सोनेट 39 में आता है। अब मुझे आप बता दो, हमने लिटरेरी टर्म्स में पढ़ा था, जब भी हम ऐसी किसी चीज को एड्रेस करते हैं अपने वर्क में जो हमें पलट के जवाब नहीं दे सकती, या फिर जो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरेरी टर्म्स में हम उसको क्या बोलते हैं जो हमें पलट के जवाब नहीं दे सकती?
एपोस्ट्रोफी, वेरी गुड आरुषि, आपको तो अच्छे से याद हो रहा है बच्चे। सी, आप मेहनत कर रहे हो। एस्ट्रोट्रॉप नहीं होगा, एपोस्ट्रोफी होगा विनिशा। ठीक है, एपोस्ट्रोफी। थोड़ा सा क्लोज हो, एग्जाम में आ जाएगा तो पकड़ भी लोगे। जिनको थोड़ा बहुत भी वर्ड्स का आइडिया लग रहा है ना, कोई बात नहीं, मिस टाइप हो रहा है लेकिन आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ ये था। आदित्य क्या हुआ, चीजें भूल रहे हो बच्चे? थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। जो चीज दी है ना, एटलीस्ट उसको भी कैच करते चलो, उसको अच्छे से पकड़ लो। वो भी मोर देन इनफ आपके एग्जाम के लिए हो जाएगा। आपका नेट तो 100% क्वालिफाई होगा ही होगा, जेआरएफ के भी बहुत क्लोज हो जाओगे। ओके, चलो। तो इसमें इमेजरी का भी यूज किया गया है। स्टेला का जो फोर हेड है उसे बोला है एलाबेस्टर, एंड स्टेला का जो हार्ट है उसे बोला है सिटाडेल। ओके, इसके बारे में जो सोनेट्स में बीच में क्या इंफॉर्मेशन है वो आई वांट यू टू रीड एट योर ओन टाइम एंड पेस। अब आ जाते हैं आर्केडिया। आर्केडिया से क्वेश्चन आया है, व्हाट इज इट्स फुल टाइटल, द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया। ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो हमें इस तरह से इंफॉर्मेशन याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, द नेम पेमेला इन सैमुअल रिचर्डसन्स नोवेल डिराइव्स फ्रॉम सिडनीज हीरोइन। तो इस आर्केडिया वर्ड के अंदर जो कैरेक्टर है हमारा पेमेला नाम का, वो पेमेला नाम पूरा उठा के टाइटल किसने यूज कर लिया? सैमुअल रिचर्डसन ने। ओके, पेमेला का भी एक सब टाइटल है, किसी को याद है क्या? पेमेला, पेमेला का सब टाइटल क्या है, किसी को पता है? शेमेला तो इसकी पैरोडी है। शेमेला इज इट्स पैरोडी, जो कि किसने लिखी थी विनिशा? बताओ। अच्छा, मैं एक हिंट दे देती हूँ, जिसने ये पैरोडी लिखी है ना, उसी इंसान ने टॉम जोन्स भी वर्क लिखा है। यस, हेनरी फील्डिंग, वेरी गुड वेरी गुड। देखो, इस तरह से हम एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन कनेक्ट करें, दिमाग में घूम रहा है बट याद आ जाएगा। क्वेश्चन में आएगा ना तो आपको डेफिनेटली याद आएगा। क्वेश्चन में क्योंकि हिंट होते हैं ना हमारे पास, ऐसे रैंडमली याद करने में मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन में हमारे पास हिंट्स होते हैं तो हम कैच कर लेते हैं, और हमें उतना ही चाहिए, हमें उससे ज्यादा स्ट्रेस लेनी नहीं है अपनी लाइफ में। ओके, चलो। वर्च्यू रिवॉर्डेड। ओके, पेमेला का सब टाइटल क्या है? वर्च्यू रिवॉर्डेड। ये सब टाइटल्स भी बच्चों आपसे मैच द फॉलोइंग में ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद करते चलना है हमें, जो चीज आएगी तो वो हमें पढ़नी है भाई, उसमें हम कुछ भी नानुकर नहीं करेंगे। ओके, सिडनी रोड दिस ऐसे। हाँ, अब आ जाते हैं इनके मेजर 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 वर्क के ऊपर। द डिफेंस ऑफ पोएसी, रिटन इन 1595, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क फॉर योर एग्जाम। इस बार भी क्वेश्चन था, पिछली बार भी क्वेश्चन था, उससे पिछली बार भी क्वेश्चन था। तो आप इसकी इंटेंसिटी समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। इसके जितने भी पॉइंटर्स है ना इसमें, है ना, हालांकि पॉइंट बनाने के लिए इतने पॉइंट्स है इसमें कि कोई लिमिट नहीं है। एक पूरी बुक है जो आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको इतना बर्डन देना ही नहीं चाहती। आप थोड़ा सा आइडिया ले लोगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखना, उन क्वेश्चन से जो इन्फॉर्मेशन आप गेन करोगे वो स्टोर करना, एंड प्लस ये पॉइंटर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना। आपको लगेगा यू हैव नोन इनफ अबाउट दिस वर्क एंड दिस पर्सन नाउ। इससे ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो टू स्टडी। ठीक है, तो हम इनके मेन पॉइंटर्स जो मैंने दिए वो पढ़ेंगे, एंड इनके पीवाईक्यूज देखेंगे। उसमें आप देखोगे कि इन पॉइंटर्स से भी आपको हेल्प होगी। ओके, इस कैरेक्टर को आप समझ लोगे कि इनकी सोच विचार क्या थी, फिर आप इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन फ्यूचर में आता है तो वो टैकल कर लोगे। तो देखो भाई, ये सिडनी जो है, ये अ डिफेंस ऑफ पोएसी क्यों लिखेंगे? सबसे पहले तो इस वर्ड का मीनिंग समझो। डिफेंस हम कब करते हैं? हमें बचाव करना होता है किसी चीज का, तो पोएसी का डिफेंस करते हैं। पोएसी मतलब पोएट्री। पोएट्री को ये बचाव कर रहे हैं, किससे? किसी ने तो अटैक किया है पोएट्री के ऊपर, किसी की तो सोच ऐसी है कि पोएट्री नहीं होनी चाहिए, वो जरूरी नहीं है। तो वो कौन है? देखो, स्टीफन गोसोन नाम का एक ऑथर है जिन्होंने वर्क लिखा है द स्कूल ऑफ अब्यूज। कब लिखा है? 1579 में। जो क्या क्लेम करता है कि जो आपकी पोएट्री है भाई, वो इमोरल है,
इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड फुल ऑफ लाइस। ठीक है, ये सारा स्टीफन गोसाउन ने कमेंट कर दिया कि आपकी जो ये पोएट्री है इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज इमोरल, ये सोसाइटी को गलत रास्ते पे ले जा रही है। ओके, अब सिडनी क्योंकि खुद एक पोएट है तो ही इज फीलिंग कि नहीं भाई ये तो गलत बात की जा रही है, हम तो गलत रास्ते पे नहीं ले जा रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि पोएट्री क्यों सही है। ओके, फिर ये प्रॉपर बकायदा एक लॉयर की तरह ना आर्ग्यूमेंट्स देंगे, अपने डिस्कशन करेंगे, हर एक चीज बहुत ही सेंसिबली प्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए ये वर्क बहुत ही मेजर माना जाता है हमारे लिए, क्योंकि हम क्या है, लिटरेचर के स्टूडेंट्स। पोइट्री क्या है, लिटरेरी फॉर्म है, ठीक है, एक लिटरेचर का हिस्सा है। तो हम लिटरेचर के स्टूडेंट्स, हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है कि पोएट्री सोसाइटी में इम्पोर्टेंट ही क्यों है। ओके, तो ये वर्क हमें उस चीज के बारे में बताएगा। आई होप आपको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि इसकी शुरुआत क्यों हुई, इसकी जरूरत क्या थी लिखने की फिलिप सिडनी को। ओके, तो यहाँ से ये इन्होंने नाम रखा अ डिफेंस ऑफ पोएसी, कि भाई मुझे अपनी पोएट्री का डिफेंस करना है, मुझे बचाव करना है, क्योंकि किसी ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया है कि वो सोसाइटी को बिगाड़ रही है। ओके, तो इन्होंने क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए अपने वर्क में वो थोड़ा सा समझते हैं हम। देखो, इन्होंने 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए, मेनली इनके आर्ग्यूमेंट्स 3 माने जाते हैं। जो स्टीफन गोसॉन थे वो बोलते थे कि भाई बाकी सारे लोगों की इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, हिस्टोरियंस, फिलोसफर्स, बाकी जितने भी लोग हैं अलग अलग प्रोफेशंस के, वो सब इम्पोर्टेंट है, बट पोएट्स इम्पोर्टेंट नहीं है। पोएट्स तो अपने मन से बेरंग कुछ भी बात जो उनका मन करता है वो बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिलिप सिडनी क्या बोलेंगे, ठीक है आपने बोला हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरियंस क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं कि अभी तक क्या चीज हुई, वो आपको सिर्फ फैक्ट्स आपके सामने रखते हैं। उनका काम कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने वाला नहीं है, वो सिर्फ आपको पीछे लिखी हुई चीजों में से पढ़ के बता देंगे कि अभी तक भाई ये चीजें ऐसे ऐसे हुई है। ये हो गए आपके हिस्टोरियंस। ठीक है, इनके अंदर कुछ भी एज सच यूनिक नहीं है। ओके, एंड ये कुछ भी फ्यूचर में मॉरल बिहेवियर को गाइड नहीं कर सकते किसी को, मतलब कुछ अच्छी ऐसे मॉरल नॉलेज नहीं दे सकते हैं। तो हिस्टोरियंस यहाँ पे आपके थोड़े से कमजोर हो गए, ये कहा हमारे फिलिप सिडनी ने। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फिलोसफर्स। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, फिलोसफर्स आपके अच्छे लोग हैं, सोसाइटी को बताते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, बट वो काफी बोरिंग होते हैं। ठीक है, वो उनके आइडियाज काफी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, हार्ड टू अंडरस्टैंड होते हैं। ठीक है, ये सोसाइटी को ये तो बता रहे हैं कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड हैपन, बट क्या वो लोगों का इंटरेस्ट रिटेन कर पा रहे हैं? क्या वो लोगों को, अगर लोगों को बांध के ही नहीं रखेंगे अपनी बात से, तो लोग उन्हें फॉलो कैसे करेंगे, उनकी बात मानेंगे कैसे? ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में आते हैं हमारे पोएट्स, जो सबसे ज्यादा सुपीरियर है। क्यों सुपीरियर है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन दोनों का अमेलगमेशन है, इन दोनों का जुड़ाव है। वो आपको फैक्ट्स भी बताएंगे कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीजों की भी इंफॉर्मेशन देंगे। प्लस वो आपको मॉरल आइडियाज भी देंगे। ठीक है, वो आपको क्या चीज कैसे करनी चाहिए, किस चीज का क्या नुकसान है, उसकी इंफॉर्मेशन भी देंगे। तो देखा जाए तो इस तरीके से जो आपके पोएट्स हो गए, वो एंटरटेन भी कर रहे हैं, वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, वो मॉरली आपको इंटेलेक्चुअल भी बना रहे हैं, वो सोसाइटी को सुधारने का काम कर रहे हैं, वो सोसाइटी को बिगाड़ नहीं रहे हैं। तो ये इस तरीके से, इस आर्ग्यूमेंट के हिसाब से आपके जो पोएट्स है वो हिस्टोरियंस एंड फिलोसफर्स से ऊपर हो जाते हैं, सुपीरियर हो जाते हैं। इतनी चीज समझ में आई बच्चों, क्योंकि ये वाला पॉइंट इनका मेजर है। अगर ये चीज समझ में आ गई ना आपको, तो आप इनकी आइडियोलॉजी समझ लोगे। ओके, चलो, तो पोएट्री क्या है, प्लेजर ऐड करती है जो लोग सुनना पसंद करते हैं। तो पोएट्री लोगों को बांध के रखती है, लोगों को जोड़ के रखती है। ऐसे आप सिर्फ किसी को खाली भाषण दे के आ जाओगे तो कोई नहीं सुनना पसंद करेगा, सब बोर हो जाएंगे। पर यहीं आप थोड़ी रिदम ऐड कर दो, थोड़े उसमें इमेजिनेशन ऐड कर दो, ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा बना दो कि लोग एंटरटेन भी हो, लोग सीखे भी। ओके, इस चीज की बात उन्होंने कही। देखो, पोएट्री इज अ सेकंड नेचर, यस वेरी गुड। तो इनकी एक और मेन कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, पोएट्री इज टू टीच एंड डिलाइट। मतलब आपको पढ़ा भी रही है और आपको डिलाइटफुल भी फील करवा रही है, आपको एंटरटेन भी कर रही है साथ के साथ। ये कॉन्सेप्ट उन्होंने लिया कहाँ से?
होरेस का आइडिया था डल्ज एट यूटाइल, जिसका मतलब टीच एंड डिलाइट होता है। ओके, होरेस आपका क्लासिकल क्रिटिक है एक, जिनका वर्क है आई थिंक आर्स पोएटिका। हाँ, आर्स पोएटिका, जो हम पढ़ेंगे फ्यूचर में जब हम क्रिटिसिज्म की क्लास करेंगे, तो उसमें मैं ये भी पढ़ाऊंगी आपको इन जो क्लासिकल राइटर्स थे उनके क्या क्या वर्क्स थे, उनके क्या क्या आइडियाज थे। अब पोएट्री इज सुपीरियर टू बोथ हिस्ट्री एंड फिलोसफी, ये हमने समझ लिया कि उनके क्या आर्ग्यूमेंट्स थे, किस हिसाब से उन्होंने ये कहा। ये पोएट्स को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हो गए डिवाइन पोएट्स, जो कि बिब्लिकल राइटर्स होते हैं, जो बाइबल से रिलेटेड स्टोरीज लिखेंगे आपके। दूसरे होते हैं फिलोसफिकल पोएट्स, जो मोरल टीचिंग्स देंगे लोगों को। तीसरे होते हैं राइट पोएट्स, जो इमेजिनेटिव आइडल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, जो बेसिकली बहुत क्रिएटिव होते हैं। एंड सिडनी जो है इस वाले ग्रुप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि अपने दिमाग का इस्तेमाल तो सबसे ज्यादा यही लोग कर रहे हैं। ठीक है, डिवाइन पोएट्स बिब्लिकल स्टोरीज को उठा के लिख रहे हैं, फिलोसफिकल पोएट्स फिलोसफी का यूज करके मोरल वैल्यूज दे रहे हैं, बट जो राइट पोएट्स है वो क्या कर रहे हैं, वो आपका इमेजिनेशन का यूज कर रहे हैं, क्रिएटिविटी लेवल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आगे जाके एसटी कॉलेज का भी आपका प्राइमरी इमेजिनेशन, फैंसी, सेकेंडरी इमेजिनेशन, इस तरह की टर्म्स आएंगी जो आपको यही सारे कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से समझने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आज की क्लास बच्चों खत्म होती है। हमने क्या क्या कवर कर लिया आज? देखो, हमने एज ऑफ रिवाइवल पढ़ ली, एज ऑफ रिवाइवल अच्छे से पढ़ लिया। हमने पूरा रेनेसांस पीरियड पढ़ लिया। हमने जो हिस्टोरिकल जो भी मेजर इवेंट थे, हेनरी एट, उनकी इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी, उनकी वाइफ्स की डेथ, फिर कौन कौन से मेजर किंग्स एंड क्वींस बाद में रहे, हमारे एडवर्ड सिक्स, देन मैरी वन, देन एलिजाबेथ। थोड़ा सा हमने आइडिया मैरी वन के एलिजाबेथ के बाद का भी लिया, हम और डिटेल में फ्यूचर क्लास में पढ़ेंगे। फिर हमने राइटर्स पोएट्स कौन कौन से पढ़े, स्कॉटिश चौसेरियंस हमने पढ़ लिए। हमने स्टार्टिंग में जो हमारे ये 2 राइटर्स हुए, सर थॉमस व्याट एंड हेनरी होवर्ड, इनको पढ़ा। देन एडमंड स्पेंसर को पढ़ा हमने, एंड लास्टली हमने फिलिप सिडनी को पढ़ा। तो आज की क्लास में हमारा पोएट्री से रिलेटेड जितना भी एलिजाबेथन पीरियड का टाइम था वो खत्म हो गया है। अभी पोएट हमारे शेक्सपियर भी थे। ठीक है, शेक्सपियर को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, पूरा का पूरा खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि शेक्सपियर ने बहुत ज्यादा वर्क्स लिखे एंड उनके वर्क्स अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं बच्चों। ठीक है, यस 154 सोनेट्स है, बट हम इतने ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, कुछ एग्जाम के हिसाब से जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हम उनको ही कवर करेंगे। ओके, हमें इतनी स्ट्रेस लेनी ही नहीं है लाइफ में, किसी ने 1000 चीजें लिख दी, 1000 लाइनें लिख दी, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जामिनर ने जो पूछा है ना, उसने हमें हिंट ड्रॉप कर दिया कि भाई ये आपके सिलेबस के अंदर है। देखो, अगर आप अपना सिलेबस देखने जाओगे ना साइड पे, उसमें क्या लिखा है, सिर्फ पोएट्री, इतना सा वर्ड लिख के उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, नो नोवेल रोड बाय हिम, थैंक गॉड। यस, मैं मेरे अंदर भी बिल्कुल सेम यही फीलिंग आती है विनिशा, जिस भी राइटर ने थोड़ा कम काम लिखा है ना, मुझे ये लगता है थैंक यू हमारा काम आसान करने के लिए। ठीक है, तो हमें अंडरस्टैंडिंग लगानी है कि भाई ये हमें एग्जामिनर ने हिंट ड्रॉप किया है कि इस वाले पोर्शन से आपको पोएम्स कवर करनी है। ओके, एंड आप देखोगे बैक टू बैक उसी पोर्शन से ही क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, चलो, आज की क्लास में सबको समझ में आ गया? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज यू कैन टर्न ऑन योर माइक्स एंड आस्क। ओके, आई एम वेटिंग। अगर